नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम स्विट्ज़रलैंड के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। विश्व के प्रमुखतम संविधानों में हम जिन 5 संविधानों का अध्ययन करते हैं उनमें से तीसरा महत्वपूर्ण संविधान स्विट्ज़रलैंड का संविधान है। इंग्लैंड का संविधान पढ़ते हुए हमने देखा कि इंग्लैंड को संविधानों की जननी और संसदीय शासन व्यवस्था की जननी के रूप में जाना जाता है। अमेरिका के संविधान को अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के और न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। वहीं स्विट्ज़रलैंड की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का गढ़ है। दुनिया के संविधानों में स्विट्ज़रलैंड ही एकमात्र संविधान है जहां पर जनता स्वयं शासन और संविधान के निर्माण के विभिन्न चरणों में अपनी महत्वपूर्ण सक्रिय भूमिका निभाती है और स्विट्ज़रलैंड में बहुल कार्यपालिका की भी एक अनूठी विशेषता है। इस प्रकार से स्विट्ज़रलैंड का संविधान एक ऐसा नवीन प्रयोग प्रस्तुत करता है जो दुनिया के अन्य देशों के लिए अनोखा है। स्विट्ज़रलैंड की संविधान की यदि प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें तो पहली विशेषता है निर्मित और लिखित संविधान। अब इंग्लैंड के संविधान को छोड़कर दुनिया के सभी संविधान लिखित और निर्मित संविधान हैं और स्विट्ज़रलैंड भी इसका अपवाद नहीं है। स्विट्ज़रलैंड के मूल संविधान का निर्माण 1848 में हुआ था। इसके बाद 1874 में इसका पूर्ण रूप से संशोधन कर दिया गया था। 1874 के पश्चात 1999 में लगभग 125 साल के पश्चात फिर से इसका पूर्णतः संशोधित रूप सामने आया है। 1874 के संविधान में 123 अनुच्छेद थे, जबकि 1999 जिसे कि सन 2000 में लागू कर दिया गया, इस संविधान में 96 धाराएं हैं। पूर्व के संविधान की अपेक्षा यह एक विस्तृत संविधान है, जिसका कारण यह है कि स्विट्ज़रलैंड के संविधान में राजनीतिक दृष्टि से अप्रासंगिक बहुत सी बातों का उल्लेख मिलता है, जिसमें खेल, सिनेमा, सांस्कृतिक बातें, सामाजिक बातें, पर्यावरण संबंधी बातें, उन ऐसे अनेक मुद्दों की चर्चा है जिन्हें सीधे सीधे राजनीति से जिसका सरोकार नहीं है। दूसरी विशेषता है कठोर संविधान। कठोर संविधान उस संविधान को कहते हैं जिसमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सके, और इस दृष्टि से स्विट्ज़रलैंड का संविधान एक कठोर संविधान है, क्योंकि इसको संशोधन करने के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया को अपनाया जाना आवश्यक है। संविधान में 2 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। एक तो संविधान का पूर्ण संशोधन, जिसमें पूरे के पूरे संविधान को बदल दिया जाता है, और एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा इसमें संपूर्ण संविधान के सभी धाराओं को, सभी अनुच्छेदों को दोबारा लिखा जाता है। अभी जो 1999 में स्विट्ज़रलैंड के संविधान का संशोधन किया गया था, वह पूर्ण संशोधन की श्रेणी में माना जाएगा। दूसरा होता है आंशिक संशोधन। आंशिक संशोधन स्विट्ज़रलैंड के संविधान के किसी एक हिस्से में किया जा सकता है। इन दोनों ही प्रकार के संशोधनों को करने में वहाँ की जनता, वहाँ के कैंटन्स तथा वहाँ की संघीय सरकार, ये सभी उसमें बराबर सहभागिता निभाते हैं, और संविधान का यह संशोधन 2 चरणों में पूरा होता है। पहला चरण उसके प्रस्ताव का है और दूसरा चरण प्रस्ताव पास होने के पश्चात पुष्टिकरण का है। इस तरह से एक बहुत ही लंबी और कठोर प्रक्रिया के द्वारा गुजरने के बाद ही स्विस संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है, और सामान्यतः स्विट्ज़रलैंड के संविधान में संशोधन होने बहुत मुश्किल हैं। स्विट्ज़रलैंड का जो पुराना संविधान था उसमें कुल 27 संशोधन मात्र हुए थे 125 वर्षों में।
तीसरी विशेषता है संघात्मक शासन प्रणाली। स्विट्जरलैंड के संविधान को अमेरिका के संविधान की तरह संघ अथवा फेडरेशन के नाम से नहीं जाना जाता, वरन इसको कॉन्फेडरेशन या राज्य मंडल के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ यह है कि स्विट्जरलैंड एक संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश है, किंतु यह एक ढीला ढाला संघ है और इसमें राज्यों की महत्ता केंद्र की महत्ता से अधिक है। राज्यों को प्रभुत्व संपन्न कैंटन्स का दर्जा दिया गया है। स्विट्जरलैंड के राज्यों को कैंटन कहा जाता है और स्विस संविधान की प्रस्तावना में यह बात कही गई है कि स्विट्जरलैंड की जो प्रभुसत्ताधारी कैंटन्स के लोग ही स्विट्जरलैंड के संघ का निर्माण करते हैं। और इसकी विशेषता यह भी है कि ये कैंटन्स अपनी स्वेच्छा से स्विट्जरलैंड के संविधान में सम्मिलित हुए हैं और अपनी स्वेच्छा से ही ये संघ से बाहर भी जा सकते हैं। वर्तमान में स्विट्जरलैंड के संविधान में कुल 20 पूर्ण कैंटन हैं तथा 6 अर्ध कैंटन हैं। इस प्रकार से पूर्ण कैंटन और अर्ध कैंटन की यह प्रणाली भी स्विट्जरलैंड में एक अनूठी प्रणाली है। पूर्ण कैंटन का दर्जा प्राप्त या जो राज्य हैं उनका एक मत माना जाता है, जबकि अर्ध कैंटन का दर्जा प्राप्त जो छोटे कैंटन्स हैं उनका आधा मत आवश्यक मामलों में गिना जाता है। स्विट्जरलैंड में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो कैंटन्स को या राज्यों को प्राप्त है। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति वितरण की व्यवस्था है, किंतु इस शक्ति विभाजन की रक्षा की जिम्मेदारी वहाँ की संघीय सर्वोच्च न्यायपालिका के पास नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियाँ भी वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के पास नहीं है। इस तरह से स्विट्जरलैंड की संघात्मकता की रक्षा वहाँ की न्यायपालिका नहीं करती, वरन स्वयं जनता ही इसके संघात्मकता की रक्षा करने के लिए उत्तरदायी है और ये एक बहुत ही विशेष बात है। अगली विशेषता है गणतंत्रात्मक संविधान। गणतंत्र का तात्पर्य उस संविधान को कहते हैं जहां राज्य का अध्यक्ष वंश परंपरागत राजा नहीं होता, वरन वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। और स्विट्जरलैंड में राज्यों में भी गणतंत्रात्मक व्यवस्था है कैंटन्स में, और केंद्र के स्तर पर भी गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। आज से 1000 साल पहले से ही जब दुनिया में कहीं लोकतंत्र का नामो निशान नहीं था, तब भी स्विट्जरलैंड में गणतंत्र बहुत सफलतापूर्वक चल रहा था। हंस ह्यूबर नामक एक विचारक का कहना है कि स्विट्जरलैंड की जनता राजतंत्रीय तरीके से सोचना नहीं जानती। और एक अन्य विचारक हुए हैं रैपर्ड, उनका कहना है कि स्विट्जरलैंड युगों से गणतंत्र है। स्विट्जरलैंड में राज्य नागरिकों का विषय है और नागरिकों ने या जनता ने राज्य करने का दायित्व किसी अन्य अपने प्रतिनिधि को नहीं दिया है, वरन यह दायित्व जनता स्वयं ही इसका निर्वहन करती है। इस तरह से स्विट्जरलैंड न केवल गणतंत्र है, वरन इस गणतंत्रात्मक प्रणाली का रखवाला भी स्वयं जनता ही है। अगली विशेषता है बहुल कार्यपालिका। स्विट्जरलैंड ही दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां कार्यपालिका की जो सर्वोच्च शक्ति है वो किसी एक व्यक्ति उसका धारक नहीं होता, वरन 7 व्यक्तियों की एक समिति सर्वोच्च कार्यपालिका को धारण करती है। जहां इंग्लैंड में संसदात्मक शासन व्यवस्था है, उसकी विशेषता यह है कि वहाँ एक तो नाममात्र का अध्यक्ष होता है जो कि राष्ट्रपति या राजा हो सकता है, और दूसरा वास्तविक अध्यक्ष होता है जो प्रधानमंत्री होता है।
इस तरह से वहाँ पर 2 कार्यपालिका होती है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है और वहाँ कार्यपालिका केवल एक व्यक्ति में निहित होती है। राष्ट्रपति ही नाम मात्र का और वास्तविक दोनों प्रकार की शक्तियों को राष्ट्रपति धारित करता है। किंतु स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ब्रिटेन के विपरीत 7 सदस्यों वाली एक बहुल कार्यपालिका समिति होती है और इनमें से एक एक सदस्य बारी बारी से रस्मी कामों को पूरा करने के लिए अध्यक्ष का दायित्व ग्रहण करता है। 4 वर्ष के लिए इस कार्यपालिका का चुनाव किया जाता है और बहुल कार्यपालिका यह राष्ट्रपति अन्य किसी भी मामले में अपने अन्य 6 सहयोगियों से अधिक शक्तिशाली नहीं होता। वह केवल रस्मी बातों को और या औपचारिक कार्यक्रमों को निभाने के लिए या संघ के दस्तावेजों पर अध्यक्ष के रूप में हस्ताक्षर करने के लिए ही नाम मात्र का प्रमुख होता है, वरन सभी मामलों में वहाँ बहुल कार्यपालिका ही अपनी सर्वोच्च शक्तियों को धारण करने वाली होती है। अगली विशेषता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। स्विट्जरलैंड का प्राण है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। यह एक ऐसा प्रयोग है जिसके होने से स्विस नागरिकों का गर्व से सिर ऊंचा हो जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ यह है कि यहाँ पर जनता ही स्वयं शासन के कार्यों में भाग लेती है। यहाँ जीवन की सभी विशेषताएं लोकतंत्र से ही उत्पन्न हुई है। ऐसा कहा जाता है कि स्विट्जरलैंड के रक्त और धमनियों में लोकतंत्र समाहित है। वहाँ की जनता कानून बनाने में भाग लेती है और वहाँ की जनता व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को रद्द कर सकती है। वहाँ की जनता यदि चाहे तो संविधान को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकती है और जनता यदि चाहे तो संविधान में आंशिक संशोधन कर सकती है। स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन्स ऐसे हैं जहाँ पर लैंड्सजीमेंट अर्थात प्रारंभिक सभाएं या कानून बनाने वाली जो व्यवस्थापिका सभाएं हैं वो स्वयं जनता ही उनमें व्यवस्थापिका के रूप में बैठती है और जनता ही इन प्रारंभिक सभाओं में अपने कानूनों का निर्माण करती है। जनमत संग्रह और लोक निर्णय के उपकरणों के द्वारा जनता समय समय पर कानूनों के बारे में अपनी राय प्रस्तुत करती है। इस तरह से स्विट्जरलैंड में प्रजातंत्र एक सजीव संरचना बन गई है। अगली विशेषता है निराली संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था का जो निरालापन है वो इस रूप में है कि वह इंग्लैंड की तरह की संसदात्मक व्यवस्था नहीं है, वरन वहाँ पे संसदीय शक्तियों में कुछ अध्यक्षात्मक प्रणाली के तत्व भी हैं और इसलिए स्विट्जरलैंड की जो व्यवस्थापिका है उसे अर्ध संसदीय अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्थापिका भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें आधे गुण संसदात्मक शासन के हैं और आधे गुण अध्यक्षात्मक शासन के हैं। उसमें कुछ बातें इंग्लैंड की तरह की हैं और कुछ बातें अमेरिका की तरह की हैं। संसदात्मक प्रणाली और कुछ बातें ऐसी हैं जो न इंग्लैंड में मिलती हैं और न अमेरिका में मिलती हैं। जैसे संसदीय शासन वाले देशों में साधारणतः दोहरी कार्यपालिका होती है,
एक नाममात्र की और एक वास्तविक। किंतु स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका है और 7 सदस्यों की एक समिति है। अध्यक्षात्मक शासन में केवल एक ही व्यक्ति में कार्यपालिका शक्ति निवास करती है और इस तरह से बहुल कार्यपालिका का जो शीर्ष नेतृत्व है उस संदर्भ में यह न तो संसदात्मक है और न ही अध्यक्षात्मक है। किंतु संसदात्मक शासन की तरह यहाँ की जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ की व्यवस्थापिका कार्यपालिका से उसके कार्यों के बारे में प्रतिवेदन प्राप्त करती है और उसका जो कार्यपालिका का जो उत्तरदायित्व है वो वहाँ की व्यवस्थापिका के प्रति रहता है। किंतु इंग्लैंड के संविधान की तरह कार्यपालिका को व्यवस्थापिका अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा नहीं सकती। इसका अर्थ यह है कि 4 वर्ष के लिए बहुल कार्यपालिका का चुनाव किया जाता है और बहुल कार्यपालिका को अपने समय से पूर्व व्यवस्थापिका पदच्युत नहीं कर सकती। ये जो विशेषता है ये अमेरिका की तरह है। कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ इंग्लैंड के संसदात्मक शासन की तरह स्विस कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है, वहीं अमेरिका के संविधान की तरह स्विस कार्यपालिका में स्थायित्व का गुण विद्यमान है, अर्थात उसे समय से पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह हटाया नहीं जा सकता। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि उसमें ऐसा निरालापन है जो अमेरिका और इंग्लैंड के उत्तरदायित्व और स्थायित्व के दोनों गुणों को समाया हुआ है और इसे अर्ध संसदात्मक अर्ध अध्यक्षीय व्यवस्था कह सकते हैं। अगली विशेषता है निराली व्यवस्थापिका। स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका के 2 सदन हैं, राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद, और इन दोनों सदनों में से संभवतः संसार में स्विट्जरलैंड ही एकमात्र ऐसा देश है जहां व्यवस्थापिका के दोनों सदनों की शक्तियां समान हैं। जो राज्य परिषद है वो वहाँ के कैंटन्स का प्रतिनिधित्व करती है और जो राष्ट्रीय परिषद है वो वहाँ की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की संख्या अधिक है, राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या कम है और संख्यात्मक भिन्नता के अलावा प्रत्येक बात में शक्तियों की दृष्टि से दोनों सदन समान हैं। अगली विशेषता है अधिकार पत्र। स्विट्जरलैंड का जो पुराना संविधान था उसमें मौलिक अधिकारों की व्यवस्था का अभाव था। पुराने संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का एक पृथक चैप्टर या मौलिक अधिकारों की किसी एक स्थान पर व्यवस्था नहीं थी, वरन नए संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का एक अलग अध्याय ही सम्मिलित कर दिया गया है और नए संविधान के अनुच्छेद 7 से अनुच्छेद 36 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 37 से अनुच्छेद 40 तक राजनीतिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 41 से 43 तक सामाजिक उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। इस तरह से एक विस्तृत अधिकार पत्र वहाँ के नागरिकों को दिया गया है और स्विट्जरलैंड का संविधान मौलिक अधिकारों को
अनुल्लंघनीय बताता है। इसका अर्थ यह है कि वहाँ की सरकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती। एक अगली विशेषता है न्यायपालिका की दुर्बल स्थिति। संघात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में एक मजबूत न्यायपालिका का होना आवश्यक समझा जाता है, क्योंकि संघात्मक संविधान की रक्षा करने का दायित्व न्यायपालिका का ही होता है। किंतु यह विचित्र बात है कि स्विट्ज़रलैंड में बहुत ही मजबूत संघात्मक व्यवस्था के होते हुए भी वहाँ की न्यायपालिका की स्थिति बहुत ही दुर्बल है। वहाँ की न्यायपालिका को संघीय संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों के पुनरावलोकन का अधिकार नहीं है। वहाँ की न्यायपालिका संविधान की रक्षा के लिए सक्षम नहीं है, वरन संविधान की रक्षा का जो कार्य है वहाँ जनता ने स्वयं अपने हाथ में रखा है। हाँ, यदि कैंटन्स का कोई कानून संघीय कानून के विरोध में हो तो वहाँ की न्यायपालिका कैंटन के कानूनों को जरूर अवैध घोषित कर सकती है। और यह जो नया संविधान है 2000 का संविधान, इस संविधान में जनता लोक निर्णय के द्वारा संघीय संसद द्वारा निर्मित किसी भी कानून को रद्द कर सकती है। इस प्रकार से वहाँ की न्यायपालिका केवल न्याय प्रदान करने का कार्य करती है, वह न्याय प्रदान करने से इतर संविधान की रक्षक की भूमिका में नहीं है। एक और विशेषता है गतिशील संविधान। गतिशील संविधान का तात्पर्य यह होता है कि यह संविधान समय समय पर जनता के द्वारा बदल दिया जाता है। जब जब समय की मांग होती है तब तक वहाँ की जनता बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से पूरे के पूरे संविधान में परिवर्तन कर देती है। और यह जो विशेषता है दुनिया के सभी संविधानों की अपेक्षा स्विट्ज़रलैंड में एक बहुत ही मौलिक विशेषता है। 1848 में जो संविधान बना उसे 1874 में पूरी तरह से बिना किसी क्रांति के बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जनता ने भाग लेकर के बदल दिया। और 1874 के संविधान को फिर से पूरी तरह से सन 2000 में बदल करके लागू कर दिया गया। इस तरह से मजे की बात यह है कि इन दोनों बार के जो पूर्ण संशोधन हुए उनमें संविधान की आत्मा को छुए बिना केवल बाहरी आवरण में परिवर्तन किए गए हैं, और यह एक बहुत ही बड़ी बात है। इसके कारण संविधान की आत्मा वैसी की वैसी बनी रहती है। संविधान की राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा भी वैसा ही बना रहता है, किंतु कुछ नई आवश्यक बातों को उसमें जोड़ दिया जाता है। अगली विशेषता है अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण। यह सन 2000 के संविधान की अपनी एक मौलिक विशेषता है। इसका कारण यह है कि सन 2000 से पहले जो पिछला संविधान था वो संविधान स्विट्ज़रलैंड को स्थायी तटस्थता प्रदान करता था। स्थायी तटस्थता आज भी है, किंतु 1815 की वियना कांग्रेस के द्वारा स्विट्ज़रलैंड को पूरी तरह से निशस्त्र करके यह प्रबंध कर दिया गया था कि दुनिया के या यूरोप के युद्धरत पक्षों को स्विट्ज़रलैंड न तो सहायता देगा और न ही किसी के विरुद्ध युद्ध में खड़ा होगा, और इसलिए स्विट्ज़रलैंड में सेना रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु 21वीं शताब्दी की बदलती हुई नवीन परिस्थितियों में अब स्विट्ज़रलैंड की जनता ने अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था को संविधान में स्थान दिया है, और अब वहाँ पर प्रत्येक स्विस पुरुष के लिए सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है, जबकि महिला के लिए यह उसकी स्वेच्छा पर छोड़ दिया गया है। अब स्विट्ज़रलैंड की अपनी एक सेना होगी और सेना का गठन सेना के सिद्धांतों के अंतर्गत किया जाएगा।
अगली विशेषता है उदार संविधान। उदार संविधान का अर्थ यह होता है कि संविधान व्यक्ति की गरिमा को स्वीकार करता है, वह व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व प्रदान करता है और व्यक्ति की स्वतंत्रता में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करता। उदार संविधान का अर्थ यह भी है कि स्विट्जरलैंड व्यक्ति के कल्याण के लिए राज्य की स्थापना करता है, व्यक्ति के अधिकारों को उचित आदर प्रदान करता है और नए संविधान में तो स्विस नागरिकों को बहुत ही विस्तृत मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। और अंतिम विशेषता है स्विट्जरलैंड की धर्मनिरपेक्ष छवि। स्विट्जरलैंड एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यह एक बहुभाषा भाषी और बहुधार्मिक राज्य है जहाँ पर प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक तथा नास्तिक माने जाने वाले विभिन्न लोग एक साथ रहते हैं। यहाँ के संविधान का अनुच्छेद 15 सभी नागरिकों को धर्म और दर्शन की स्वतंत्रता प्रदान करता है तथा व्यक्ति किसी भी धर्म को स्वीकार करने और उसे किसी भी धार्मिक समुदाय की सदस्यता प्राप्त करने का भी अधिकार है। इस प्रकार से स्विट्जरलैंड के संविधान की यदि विशेषताओं का अध्ययन करें तो हमें ज्ञात होगा कि स्विट्जरलैंड का संविधान एक प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की स्थापना करता है और इस प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की रक्षा करने वाली बहुत सी बातें इसकी अन्य विशेषताओं के रूप में सामने आती है, जिनमें संविधान की गतिशीलता की बात करें या अधिकार पत्रों के होने की बात करें या बहुल कार्यपालिका की बात करें, संघात्मक शासन की बात करें, संविधान के कठोरता की बात करें, ये सभी उपबंध ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप में वहाँ के प्रत्यक्ष लोकतंत्र को स्थायी रूप महत्व प्रदान करते हैं। और स्विट्जरलैंड के संविधान को दुनिया के संविधानों में सर्वश्रेष्ठ संविधान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। धन्यवाद।